फलगिरी के घने जंगल का एक सुंदर कोना, जहाँ मीठे फलों के पेड़ लगे हैं। सुबह का समय है, ठंडी हवा चल रही है। गधा यानी चंपक, तभी वहाँ हिरनी यानी सुनहरी और बकरी यानी मुन्नी आती हैं। अरे स्वागत है। जंगल की दो सबसे सुंदर सहेलियां आज एक साथ। मुन्नी बहन, आज तो तुम बड़ी चमक रही हो, और सुनहरी, तुम्हारी चाल तो आज किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। धन्यवाद चंपक भाई, तुम तो हमेशा मीठा ही बोलते हो। हम यहाँ इन रसीले बेरों और जामुन का आनंद लेने आए हैं। हाँ चंपक, आज मौसम बहुत अच्छा है। चलो मुन्नी, वो सामने वाले ऊंचे पेड़ के नीचे चलते हैं। वहाँ सबसे ताजा फल गिरे होंगे। मजा तो अब आएगा। जैसे ही हिरनी पानी पीने नदी की ओर जाती है, चंपक धीरे से बकरी के पास पहुंचता है। मुन्नी बहन, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना। अभी जब तुम पेड़ की ओर देख रही थीं, तो सुनहरी कह रही थी कि मुन्नी तो बस गिरे हुए सड़े गले फल खाने लायक है। अच्छे फल तो सिर्फ हिरणों के लिए होते हैं। क्या? सुनहरी ने ऐसा कहा? पर वो तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अरे बहन, दुनिया बड़ी जालिम है। उसने तो ये भी कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर उसके कान फटने लगते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुनकर। तभी हिरनी वापस आती है। चंपक तुरंत बकरी के पास से हटकर हिरनी के पास जाकर फुसफुसाता है। सुनहरी, जरा संभल कर। मुन्नी अभी कह रही थी कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो। उसने कहा कि इस जामुन के पेड़ पर सिर्फ उसका हक है, और अगर तुम यहाँ आई तो वो अपने सींगों से तुम्हें सबक सिखाएगी। मुन्नी की इतनी हिम्मत! मैं उसे अभी पूछती हूँ। हिरनी और बकरी आमने सामने आ जाती हैं। दोनों की आंखों में गुस्सा है। क्यों मुन्नी, क्या ये पेड़ तुम्हारे पिताजी का है? मुझे घमंडी कहने वाली तुम कौन होती हो? अच्छा, और तुम जो मेरे बारे में कहती फिरती हो कि मैं सड़े हुए फल खाती हूँ, उसका क्या? आज के बाद मुझसे बात मत करना। मैं तो बात करना भी नहीं चाहती। तुम जैसी छोटी सोच वाली बकरी मेरी सहेली हो ही नहीं सकती। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होने वाली होती है। तभी शोर सुनकर जग्गू बंदर, भोलू भालू और गजराज हाथी वहाँ पहुँचते हैं। अरे रुको, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? कल तक तो तुम एक ही थाली में खाना खाती थी। शांत हो जाओ बच्चों, बात क्या है? फलों के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ, देखो कितने सारे फल हैं। हम सब मिल बांट कर खा सकते हैं। जरा से फलों के पीछे अपनी सालों की दोस्ती मत तोड़ो। मैंने सब देखा है। चंपक भाई इन दोनों से अलग अलग बातें कर रहे थे। कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं कहा। अरे ट्यूनी बहन, तुम भी क्या बात करती हो? मैं तो इन दोनों को समझा रहा था कि झगड़ा मत करो, पर मुन्नी बहन तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। चंपक सही कह रहा है। उसने तो मुझे आगाह किया था कि सुनहरी मेरे खिलाफ है। और मुझे भी चंपक ने ही बताया कि मुन्नी मुझे मारने वाली है। चंपक मेरा सच्चा दोस्त है। तुम सब चुप रहो। ये तो बहुत अजीब बात है। चंपक भाई दोनों तरफ से कैसे सही हो सकते हैं? कुछ तो रहस्य है जो हमें नहीं पता। सुनहरी, मुन्नी, एक बार फिर सोच लो। चंपक की बातों में आकर अपना रिश्ता मत बिगाड़ो। नहीं हाथी दागा, आज से मेरा और सुनहरी का रिश्ता खत्म। अब मैं सिर्फ चंपक भाई पर भरोसा करूंगी। मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। चंपक ही मेरा एकमात्र शुभ चिंतक है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। बाकी जानवर परेशान होकर उन्हें देखते रह जाते हैं। एक दीवार खड़ी हो गई है। अब इस दीवार को इतना ऊंचा करूंगा कि पूरा जंगल इसमें फंस जाएगा। अगला नंबर भोलू भालू का है। दोपहर का समय है। भोलू भालू को जोर की भूख लगी है। उसे एक पुराने बरगद के पेड़ पर शहद का एक बड़ा छत्ता दिखाई देता है। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा छत्ता, बस एक झटके में इसे तोड़ लूंगा और आज का दोपहर का भोजन शाही होगा। भोलू और छत्ते पर हाथ मारता है, लेकिन हड़बड़ी में छत्ता टूटकर सीधे उसके सिर पर गिर जाता है। अचानक हजारों मधुमक्खियां भोलू पर टूट पड़ती हैं। अरे बाप रे, बचाओ, ये क्या हो गया? ओए माँ, ये तो काट रही हैं। भागो भागो।
भोलू बदहवास होकर भागता है तो उसका चेहरा, नाक और हाथ बुरी तरह सूज चुके होते हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है। गजराज हाथी भोलू की हालत देखकर वहीं रुक जाते हैं। अरे भोलू बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? हाथी दादा, शहद के चक्कर में शामत आ गई। पूरा छत्ता मेरे सिर पर गिर गया। देखिए ना, मेरा शरीर कितना सूज गया है। बहुत जलन हो रही है। ओह, बहुत बुरा हुआ। तुम घबराओ मत। और सुनो, पास ही नीम के पेड़ की पत्तियां रगड़ लेना, सूजन कम हो जाएगी। अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, जाकर आराम करो। जी दादा, मैं अपनी गुफा में जा रहा हूँ। थोड़ा बुखार जैसा भी लग रहा है। गजराज हाथी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में चंपक गधा मिलता है। प्रणाम हाथी दादा, कहाँ से आ रहे हैं? बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे चंपक, क्या बताऊं, बेचारे भोलू भालू को मधुमक्खियों ने बहुत बुरी तरह काट लिया है। बेचारा सूजकर लाल हो गया है और उसकी तबीयत भी खराब लग रही है। मैं तो कहता हूं कोई उसे देखने चला जाए। ओ, बहुत बुरा हुआ। मैं अभी जाकर सबको खबर देता हूँ। जैसे ही हाथी दादा नजर से ओझल होते हैं, चंपक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। बस यही मौका है। अब देखो मैं इस खबर को शोक संदेश कैसे बनाता हूँ। चंपक दौड़ता हुआ जंगल के बीच पहुंचता है, जहां बंदर जग्गू, बकरी मुन्नी, हिरनी सुनहरी और खरगोश पिंटू बैठे थे। अनर्थ हो गया भाइयों बहनों, गजब हो गया। हमारा प्यारा भोलू भालू अब नहीं रहा। मतलब वो बचने वाला नहीं है। क्या? अभी सुबह तो वो ठीक था, क्या हुआ उसे? हाथी दादा ने अभी मुझे बताया। वो कह रहे थे कि भोलू पर हजारों जहरीली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। उसका पूरा शरीर फट गया है। वो खून से लथपथ है और बस आखिरी सांसें गिन रहा है। हाथी दादा तो रो रहे थे। हे भगवान, इतना बुरा? पर भोलू तो बहुत ताकतवर था। अरे बहन, मधुमक्खियां जहरीली थीं। चंपक भाई झूठ नहीं बोलता। हाथी दादा ने कहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। वो तो कह रहे थे कि शायद शाम तक हमें उसकी अंतिम विदाई की तैयारी करनी पड़े। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें तुरंत उसकी गुफा की ओर चलना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मत जाओ। जहरीली मधुमक्खियां अभी भी वहीं मंडरा रही हैं। जो जाएगा वो भी मारा जाएगा। ये बात मुझे काल भेड़िए और लकड़बग्घे को भी बतानी होगी। आखिर वो भी तो जंगल का हिस्सा हैं। अब चंपक काल भेड़िए और लकड़बग्घे के पास पहुंचता है। काल भाई, रास्ता साफ है। भोलू भालू मैदान से बाहर हो गया है। मैंने सबको बता दिया है कि वो मरने वाला है। अब कोई भी उसकी गुफा की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वाह चंपक, तू तो कमाल का चुगलखोर है। भालू के हटने से जंगल की एक बड़ी ताकत कम हो गई है। अब हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे और सब यही समझेंगे कि भालू तो बीमार था, इसलिए वो हमारी रक्षा नहीं कर पाया। हा हा हा। उधर पिंटू खरगोश और टूनी चिड़िया बहुत दुखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हाथी दादा इतने शांत कैसे रह सकते हैं अगर भोलू की हालत इतनी खराब है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चंपक की बातों में मिर्च मसाला ज्यादा होता है। मैं अभी उड़कर भोलू की गुफा की तरफ जाती हूँ और देख कर आती हूँ कि सच क्या है। ट्यूनी, अगर अपनी जान प्यारी है तो मत जाओ। हाथी दादा ने खुद अपनी आँखों से उसे मरते हुए देखा है। क्या तुम्हें उनकी बात पर शक है? हाँ ट्यूनी, चंपक सही कह रहा है। हाथी दादा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने चंपक से कहा है तो बात सच ही होगी। जंगल में मातम छा गया है। सब डरे हुए हैं कि भोलू जैसा ताकतवर जानवर अगर ऐसे मर सकता है तो उनका क्या होगा। उधर भोलू अपनी गुफा में शांति से सो रहा है। उसे खबर भी नहीं है कि पूरे जंगल में उसकी मौत की खबर फैल चुकी है। भोलू भालू की अंधेरी गुफा के बाहर का मैदान। शाम का समय है। मुन्नी बकरी, सुनहरी हिरनी, जग्गू बंदर, पिंटू खरगोश, लकड़बग्घा और काल भेड़िया। धीरे और धीरे साथियों, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो लगता है भोलू भाई ने अपनी आखिरी सांस भी ले ली होगी। बेचारा भोलू, कितना जवान था। चंपक भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मधुमक्खियाँ अभी भी अंदर हुई तो हमारा क्या होगा? मेरी तो टांगे कांप रही हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। भोलू के बिना ये जंगल कितना सूना हो जाएगा। लकड़बग्घे भाई,
तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम आगे जाकर क्यों नहीं देखते? अरे मैं तो कब का चला जाता, पर शेर राजा का आदेश है कि बिना अनुमति किसी की गुफा में मत घुसो। पर आज तो मामला गंभीर है, चलो सब साथ चलते हैं। हाँ, अगर वो मर गया है तो हमें उसकी जगह किसी और को जंगल का रक्षक चुनना होगा। चलो, हिम्मत करो। अंदर से जोर जोर से खर्राटों की आवाज आती है। ठहरो, ये कैसी आवाज है? क्या मरने के बाद जानवर कैसी आवाज निकालते हैं? नहीं जग्गू भाई, ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। क्या कोई मरते समय खर्राटे ले सकता है? अरे नहीं नहीं, ये खर्राटे नहीं हैं, ये तो भोलू की आत्मा तड़प रही है। देखा कितनी भयानक आवाज है। भागो यहाँ से, वरना उसकी रूह हमें पकड़ लेगी। तभी भोलू भालू गुफा से बाहर निकलता है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह जिंदा और जागृत है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और चंपक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो कि मेरी रूह पकड़ लेगी? मैं अभी जिंदा हूँ भाई। भोलू भाई, तुम ठीक हो? चंपक ने तो कहा था कि तुम खून से लथपथ हो और बस मरने ही वाले हो। हाँ, इसने तो ये भी कहा कि हाथी दादा तुम्हारे पास बैठकर रो रहे थे क्योंकि तुम अपनी आखिरी घड़ी गिन रहे थे। क्या मैं और आखिरी घड़ी? हाथी दादा तो मुझे बस पानी पिलाकर गए थे और कहा था कि नीम का लेप लगा लो। मुझे सिर्फ मधुमक्खियों ने काटा है, कोई गोली नहीं लगी। चंपक, ये क्या तमाशा है? तुमने हमें इतना डरा दिया कि हम सब अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आए। तुमने झूठ क्यों बोला? वो दरअसल मैंने शायद हाथी दादा की बात गलत सुन ली। उन्होंने कहा था हालत नासाज है, और मुझे लगा उन्होंने कहा हालत खल्लास है। कान का कच्चा हूं ना मैं। झूठ मत बोलो चंपक, तुमने जानबूझकर मिर्च मसाला लगाया। तुमने तो यहाँ तक कह दिया कि मधुमक्खियाँ जहरीली हैं और जो यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। चंपक, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। हम तो यहाँ शोक मनाने आए थे और तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। गधे कहीं के, सारी योजना मिट्टी में मिला दी। अब सब तुझ पर शक करेंगे। चलो, अब सब अपने अपने घर जाओ। मैं ठीक हूँ और कल सुबह तक सूजन भी उतर जाएगी। लेकिन चंपक, अगली बार अगर तुमने ऐसी अफवाह फैलाई तो मेरी ये सूजन वाली मुट्ठी तुम्हारे गाल पर होगी। सभी जानवर बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। चंपक अकेला खड़ा रह जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से टूनी चिड़िया नीचे आती है। चंपक भाई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई ना? पर मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हो। तुम अब किसी और की चुगली करने की सोच रहे हो, है ना? चिड़िया रानी, ज्यादा मत उड़ो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगर भालू बच गया तो क्या हुआ? जंगल में अभी बहुत से जानवर हैं जिनके बीच आग लगानी बाकी है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई है। मेरे जंगल के निवासियों, आज की सभा का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना है। सुना है कुछ दिनों से जानवरों के बीच छोटे मोटे झगड़े बढ़ रहे हैं। महाराज, आप सही कह रहे हैं। कल ही भोलू भालू और जग्गू बंदर के बीच आम के पेड़ को लेकर अनबन हुई थी। महाराज, हाथी दादा बूढ़े हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि असली झगड़ा तो जग्गू बंदर ने शुरू किया था, क्योंकि वो कह रहा था कि शेर राजा बूढ़े हो गए हैं। क्या जग्गू ने ऐसा कहा? नहीं महाराज, मैंने तो बस ये कहा था कि इस बार बारिश कम होगी। गधा चंपक जंगल के कोने में लकड़बग्घे और भेड़िए से मिलता है। काल भाई, मैंने राजा के मन में सबके खिलाफ जहर भर दिया है। अब बस एक चिंगारी की जरूरत है। शाबाश चंपक, अगर शेर और बाकी जानवर आपस में लड़ेंगे तभी मैं राजा बन पाऊंगा। पर ध्यान रहे, किसी को शक ना हो। गधे की जुबान और हमारी ताकत, जल्द ही ये जंगल हमारा होगा। चंपक बारी बारी से हर जानवर के पास जाता है। बहन, संभल कर रहना। शेरनी रानी कह रही थी कि तुम्हारी कोमल गर्दन उन्हें बहुत पसंद है। क्या रानी माँ तो मेरी रक्षा करती हैं? वह ऐसा कैसे सोच सकती हैं? भाई हिरन, टाइगर अपनी गुफा में तुम्हारे शिकार की योजना बना रहा है। मुझे खुद लकड़बग्घे ने बताया। हे भगवान, अब मैं पानी पीने नदी पर भी नहीं जा पाऊंगा। जंगल में डर का माहौल है। महाराज महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने चंपक को कल रात अंधेरे में लकड़बग्घे के साथ गुप्त बातें करते देखा है। चंपक तो मेरा सबसे वफादार सेवक है, वो ऐसा क्यों करेगा? महाराज, आंखों देखी पर भरोसा करें।
ट्यूनी कभी झूठ नहीं बोलती। हमें एक जाल बिछाना होगा। शेर ने घोषणा की कि वो बीमार है और अब अपनी सत्ता किसी और को सौंपना चाहता है। मैं अब थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि काल भेड़िया आज से जंगल का कार्यभार संभाले। देखा काल भाई, मेरी चुगलियों ने काम कर दिया। अब आप राजा हैं और मैं आपका वजीर। अब हम इस शेर को गुफा से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही गधे ने ये कहा, झाड़ियों के पीछे से सभी जानवर बाहर आ गए। तो चंपक, ये तुम्हारी वफादारी है। हमने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड, मेरा मतलब है सब सुन ली हैं। माफ कर दीजिए महाराज, ये सब इस गधे की योजना थी। चंपक, तुमने जंगल की शांति भंग की है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से इस जंगल की सरहद पर रहोगे और कभी किसी जानवर से बात नहीं करोगे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, चुगली करना मेरी आदत बन गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें।